हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक होने की प्रोसेस में हूँ और आपके बहुत बहुत आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है। तो आप लोगों में से कई लोगों के कमेंट्स आते हैं जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। मैंने पार्ट 1 से 42 तक शायद पोस्ट किए हैं अपने इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं 2006 से जब ये चैप्टर शुरू हुआ था या उससे पहले का, तब से मैं बता रही हूँ, लेकिन दैट इज़ गोइंग वेरी स्लो। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे कुछ इवेंट्स बाय इवेंट्स आपको बताती जाऊँगी ताकि आपको वो समझ में आए और मुझे आपका सपोर्ट भी मिले। उसके ऊपर एक और रिक्वेस्ट मैं फिर से करना चाहूँगी, जो मैं हर वीडियो में या शॉर्ट्स में या कमेंट्स में भी कभी पिन कर देती हूँ, कि प्लीज़ मेरे वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि मेरा अब ये एक ही सोर्स है मेरे लिविंग के लिए, मेरे शायद इनकम के लिए, जहाँ पे मैं अपनी रोज़ी रोटी या अपना खर्चा या अपना देखभाल कर सकती हूँ। मैं इन कुत्तों के चंगुल से थोड़ा सा बच के रह सकती हूँ। आई होप आप मेरी बात समझेंगे, क्योंकि मैं 15-16 साल से ऑलमोस्ट ये यहाँ अहमदाबाद में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट और फैमिली कोर्ट के चक्करों में फंसी हुई हूँ, वकीलों के चक्करों में फंसी हुई हूँ। तो 15-16 साल फंसे रहना तो किसी के बस की बात है ही नहीं। शायद मेरी ज़िंदगी एग्जाम्पल बन सकती है, आपको कहीं पे हेल्पफुल हो सकते हैं, आपके किसी रिश्तेदार या फ्रेंड सर्कल में भी अगर हेल्पफुल हो सकी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी लाइफ की मुझे थोड़ी सी वैल्यू और वर्थ मिलेगी, वो मैं समझूंगी। ठीक है, तो मैं पहले आपके एक क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगी कि ये शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, मेरे फादर की डेथ हुई थी 2005 में। जब डेथ होती है घर में तो रिश्तेदार है ना, हमारे समाज, हमारी कम्युनिटी के लोग बैठने आते हैं। 10 दिन 12 दिन तक वो प्रोसेस चलती है, जब लोग मिलने आते हैं, बैठने आते हैं, और जो भी रिचुअल्स होते हैं उनमें हम उनको बुलाते हैं। तो बात जाते जाते हमारे गांव तक पहुंची थी। हम अहमदाबाद में ही लोकेटेड हैं और गांव से लोग आते हैं जाते हैं। बातें जैसे जैसे नज़दीक भी लोग रहते हैं एरिया के आसपास, तो जो भी कम्युनिटी का है, समाज के लोग हैं, वो वैसे भी बैठने जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब 12वीं थी पापा की, तब ये लोग बैठने आए थे, बीच वाले मीडिएटर, ठीक है, जिन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया, वो बैठने आए थे, बैठने आके आए थे। बट वो भेड़िया इंसान जो है, जो अब मुझे ये शादी करने के लिए खुद को मेरा बाप बना के बैठ गया है। ठीक है, उसका बेटा खुद को मेरा भाई कहता है, उसके बेटे की बीवी खुद को मेरी भाभी कहती है, जिसके बारे में ऑलरेडी से इंस्टाग्राम पे मैं 1-2 रील पोस्ट भी कर चुकी हूँ। आप चाहे तो मैं इंस्टाग्राम लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी, आप प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो बात ऐसी आगे बढ़ी कि मेरी मम्मी तो बिल्कुल भी होश में नहीं थी, वो डिप्रेशन में जा चुके थे। पापा की बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही डेवस्टेटेड एक इलनेस रही थी। हम सब लोग बहुत ही चारों तरफ से उनको पिछले 2 साल से 3 साल से उनकी सेवा में लगे हुए थे। फाइनेंशियली सब कुछ खर्च हो चुका था ऑलमोस्ट। घर में शायद हम 3-4 लोग जो बचे थे, उनके खाने की व्यवस्था करना भी सिर्फ एक इंसान के ऊपर बर्डन आ बैठा था। और हमको कोई अंदाज़ा नहीं था। मैंने पहली बार मेरे घर में डेथ देखी थी, वो भी मेरे पापा की। तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि पहली बार किसी डेथ का माहौल मैंने घर में देखा था, फील किया था। मेरे मम्मी अभी तक मुझे वो चीज़ से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, और मैं भी मम्मी को देख के समझ नहीं पा रही थी कि उनको क्या हुआ। बस हम जो भी लोग बैठने आ रहे हैं उनको हम होस्ट कर रहे हैं, मतलब उनको बिठाना, उनके साथ बैठना, उनको उनके सवालों का जवाब देना, है ना। तो ये सब बातें थी जो चल रही थी, और बातें चलते 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 ये हैवान है, उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, जो खुद को मेरा बाप बताता है शादी करने के लिए। और उसने हाथ धो के उसके एड़ी से चोटी तक का दम लगा दिया। समाज के एक एक बंदे को सुबह लेके आता, 6 बजे घर का दरवाज़ा खटखटाता, रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक वो हमारे सर पे बैठे रहते हैं। सुबह कोई बंदा आता, दोपहर को कोई बंदा उसके साथ आता, शाम को कोई और तीसरा बंदा आ जाता।
ठीक है, वो लोग हमारे घर पे खाना खाते, हम लोग बहुत ही शरीफ लोग, और उनको सिर्फ होस्ट किए जाते थे। इतनी डिसेंट फैमिली हमारी कि जो भी, और मेरे पापा और मेरी मम्मी एक चीज़ में मानते थे हमेशा कि अतिथि देवो भव। बेटा कभी हमारे घर में के डब्बे खाली हो या हमारा खुद का पेट ही खाली क्यों ना हो, लेकिन घर पे जो भी इंसान आता है उसको तहे दिल से विथ रिस्पेक्ट हम उसको खाना परोसेंगे, और उनको देव, जो अतिथि देवो भव है, वो हमारे घर में आज भी फॉलो होता है। ठीक है, तो ये बात चल रही थी। उन लोगों ने हमारा इतना बेनिफिट लिया, इतना बेनिफिट लिया कि वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। अब कुछ 1-1.5 महीना बीतने के बाद मैं पढ़ रही थी। मैंने, पापा जब बीमार थे तो मैंने स्टडी ड्रॉप कर दी थी, लेकिन जिस साल में पापा की डेथ हुई उसी साल मैंने फिर से मेरी एजुकेशन कंटिन्यू की थी, और उसको भी कुछ 1-2 महीना हुआ था और पापा की डेथ हो गई। तो जैसे तैसे करके मैं खुद को खड़ा किया। मैंने 1-1.5 महीना 2 महीना होने के बाद, क्योंकि बहुत मुश्किल से मेरा पढ़ना ज़रूरी था, मुझे पढ़ना था, और मेरी मम्मी भी ये चाहती थी कि मैं पढूं, तो उनकी खुशी के लिए मैंने कॉलेज जाना स्टार्ट किया। तो ये इंसान जो खुद को मेरा बाप कहता है, वो पता नहीं मैं उसको किस नाम से बुलाऊं। मैं उसको मेरे मुंह से गाली भी लेना नहीं चाहती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो मेरी ज़ुबान गंदी होती है, बट फिर भी मैं वो बुढ़े को बुढ़ा ही बोलूँगी, क्योंकि बार बार मैं उसको मेरा नहीं बोल सकती हूँ। आई हैव नो रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ हिम फॉर any, they made me to lose respect for every elder person after doing this। और आप बखूबी समझ सकते हो कि क्यों। तो मैं जब कॉलेज जाती थी, वो बुढ़ा उठ के सुबह 6 बजे मेरे पीछे मेरे घर के बाहर खड़ा रहता था, और मेरे पीछे जब मैं कॉलेज जाती थी तो पीछे आता, मैं वहाँ से निकलती तो वहाँ से मेरे पीछे मेरे घर तक आ जाता, फिर घर में आके बैठ जाता। ये सब बातें हुई थी, क्योंकि सुबह आता था तो मैं तो घर में नहीं रहती थी, और कंटिन्यूअस मुझे टॉर्चर किया जाता था कि हमारे रिलेशन में है, हमारे घर का है, हमारे रिश्ता है, और हम शादी करना चाहते हैं, तुम हाँ बोलो। वैसे तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी 1-2 महीने तक, मेरी मम्मी कुछ नहीं बोल रही थी। मेरी मम्मी बोल रहे थे कि अभी तो हमने इसके रिश्ते के बारे में सोचा भी नहीं है, ये सबसे छोटी है, अभी पापा की डेथ हुई है ना। मेरे पापा चाहते थे कि मैं इतना जल्दी शादी करूं, और वो लोग जैसे बात कर रहे थे वो रिश्ता किसी दूर का लग रहा था। मेरी मम्मी ने बोला, क्योंकि जिसके बारे में बात कर रहे थे वो उनके घर से कोई एक बंदा भी नहीं आ रहा था, जो भी आ रहे थे सब अलग अलग लोग आ रहे थे। ठीक है, तो मतलब लड़का है या लड़के के घर वाले, जैसे उसके माँ बाप भाई बहन, इसमें से कोई भी नहीं आ रहा था। तो मम्मी ने बोला कि अगर वो लोग बाहर के हैं तो हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इतना दूर अब मैं कैसे सब निभा पाऊंगी। अगर कुछ है ना, रिश्ते रिचुअल्स होते हैं, फेस्टिवल्स में लेना देना होता है, बेटी के घर जाना होता है, उसको सौगात देनी होती है, जमाई की प्रथा होती है, वो सब मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी अगर वो बाहर का हुआ तो अगर अहमदाबाद से बाहर भी हुआ तो मेरी मम्मी वो रिचुअल्स या वो लेन देन या मेरा ख्याल रखना या कुछ भी हुआ तो आना जाना नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम फाइनेंशियली ऑलरेडी टूट चुके थे। वैसे मेरे घर मेरी फैमिली बहुत ही स्टेबली हम लोग ग्रोथ हुए, कभी कोई तकलीफ हुई नहीं कि हमको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े या कोई त्योहार या उसमें हमें कोई तकलीफ हुई हो, हम कर लेते थे, बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे थे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से, सिर्फ पिछले 2 या 3 साल। और ये होना बहुत बहुत ही नेचुरल है कि घर में अगर कोई इंसान बीमार है, उनको कोई क्रिटिकल मेडिकल इश्यूज आए हैं, तो फाइनेंशियली लॉस होना या उसमें टूट जाना ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो हम बस उसको रिकवर कैसे करने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत छोटी थी, मैं शायद 20 साल की हो रही थी। मेरे मम्मी मुझे लेके बहुत टेंशन में भी हो रहे थे। मेरे घर मेरी बड़ी बहन है, मैं अभी उनकी बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे से पहले उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बाद में मेरा नंबर आता था। ठीक है, तो और मैं पढ़ना चाहती थी। मेरी ग्रेजुएशन के लिए मुझे ऑलरेडी 3 साल चाहिए। फर्स्ट ईयर में थी जो जस्ट कंप्लीट हुआ था, मेरे पापा की डेथ हुई, और सेकेंड ईयर में मैंने जाना अभी शुरू किया था। तो
शादी की तो बात ही नहीं है, क्योंकि मेरा प्योर फोकस पापा के बाद मैं बहुत ही सीरियस हो गई थी कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे घर को स्टेबल करना है, मेरी मम्मी को ठीक करना है, उनको फिर से हंसता बोलना करना है, क्योंकि वो इतना डिप्रेशन में चले गए थे कि वो जहाँ बैठे वहाँ बैठे रहते थे। उनको बोला तो वो उठते थे, बोले तो बैठते थे। वो सिचुएशन क्या थी मैं नहीं समझ पा रही थी। एकदम से हंसती खेलती फैमिली पूरी बिखर गई थी। तो वही सिचुएशन का फ़ायदा उठा कि ये लोग हमारे पीछे पड़े। और जब मैंने अपनी बात रखी कि मुझे तो अभी आगे पढ़ना है, मुझे नहीं पता आगे मैं क्या करूँगी, पहले मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ और शादी के बारे में अभी मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। तो फिर उन्होंने ना सारे मीठे हथियार चला लिए, आगे पीछे घूमना, किसी ना किसी बहाने घर पे आ जाना। मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं लाते थे। एक वो हम बोलते हैं मुरमुरा जो की पैकेट है जो 20 रुपए की आती थी, वो कभी देने आ गए। कभी 1 दर्जन केला लेके, शायद मुझे याद नहीं कि 1 दर्जन भी लाते थे, वो भी बहुत बड़ी बात होती थी। पर फिर भी हमारे घर के कल्चर के हिसाब से और हम जैसे रहते थे कि अतिथि देवो भव, मेरी मम्मी ने या किसी भी बड़े बुजुर्ग ने या हमने उन लोगों के साथ कोई भी रेज बिहेवियर नहीं किया कभी। और वो लोग आते ही गए आते ही गए आते ही गए। करते करते एक बार उन लोगों ने, मेरी मम्मी ने पूछ लिया कि लड़का क्या करता है। तो फिर उन लोगों ने इतना बढ़ा बढ़ा के बातें बताई है जो मेरी शादी के बाद पता चला के उसमें से 0% भी सही नहीं है। इतनी बड़ा बड़ा के बातें बताई। और मम्मी ने बोला कि ये लोग रोज आते हैं, चलो एक बार उनको बोल दो कि भाई लड़के को लेके आ जाओ, देख लो, फिर हम सोचेंगे, फिर जो भी रिप्लाई देना है हम दे देंगे। हाँ बोलेंगे तो ठीक है, ना बोल देंगे तो फिर ये लोग अपने रास्ता कर लें और हमको भी शांति से रहने दें। तो ये बात थी। तो फिर कैसे भी करके उन लोगों को बोला कि ठीक है आप लेके आओ। तो वो किसको लेके आते हैं पता है? मेरा ससुर, मतलब मेरी शादी जहाँ पे हुई है उसका भाई जो अहमदाबाद में रहता है, उसके 7 बेटे हैं। उसमें से शायद 5 या 6 नंबर के बेटे को लेके आते हैं वो लोग मुझे देखने के लिए। अब आप सोचिए कि लड़की के घर वाले तैयार है कि भाई लड़की को देखने आ रहे हैं। मैं बिल्कुल मेंटली तैयार नहीं हूँ कि मुझे शादी करनी है या उसको शादी करनी है, इसको शादी करनी है। लेकिन मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना, और मुझे वो उन लोगों ने सब बोला कि तुमको जितना पढ़ना है हम पढ़ाएंगे, तुमको जो पहनना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर में पहनने के लिए, उठने के लिए कभी भी कोई रोक टोक नहीं हुई थी। ठीक है, पहनना है पहनना। यहाँ से भी अच्छा एजुकेशन हम तुमको कराएंगे, क्योंकि वो खुद भी पढ़ा लिखा है। फिर बोल रहे तुम्हारे ससुर भी पढ़े लिखे हैं, उनका सर्कल पूरा बहुत बड़ा है, सब लोग पढ़े लिखे हैं। 100 200 दोस्त हैं मेरे दियर के, मेरी ननद के और मेरे हस्बैंड के। 3 भाई बहन हैं। एक एक जन के 200 लोगों की बस करनी पड़ेगी अगर शादी फिक्स हुई तो। आगे बताऊंगी क्या हुआ। तो ये सब बातें हुई। और वो काका, उसके जो अंकल थे, उसके काका बोलते हैं हमारे गुजराती में, है ना। पापा के भाई को काका बोलते हैं। तो वो काका मेरे काका जी होते हैं अब। और उनका बेटा 5वां या 6ठा नंबर का मुझे याद नहीं है, क्योंकि सालों से कोई रिश्ता ना उनका रहा है ना तो मेरा तो कैसे ही होगा। तो उसको लेके आ गए और वो मुझे घूर घूर के देख रहा है। और हम फैमिली में वो बताते भी नहीं है कि कौन क्या है। ठीक है, वो अकेला लड़का है और 2-3 ऐसे बुजुर्ग लोग आए हैं। एक वो बुढ़ा, एक उसका बाप, ये जो लड़का था उसका बाप, उसका काका, और 2-3 लोग और ये एक। ठीक है, तो ये यंग दिख रहा था तो समझेंगे कि भाई ये ही लड़का है। ठीक है, पर वो लोग कुछ क्लियर ही नहीं कर रहे। 2-3 घंटे तक बैठे, हमने सब सेवाएं की, ये सब। मैं भी वो समझ रही हूँ कि ये लड़का है। तो ये लोग अपनी ही मनमानी किए जा रहे थे। और फिर मतलब वो लड़का कुछ बोला ही नहीं था, वो सिर्फ घूरे जा रहा था। नाश्ता दिया तो नाश्ता खाया, चाय दी, चाय पानी पिया, वो सब कुछ। उसने कुछ बोला ही नहीं मुझसे। तो फिर मेरी मम्मी बात करे कि लड़का देखने में तो सही है, अब काम क्या करता है वो भी एक बार देख ले, सब कुछ सेट है। तो अगर वो बोलते हैं कि हाँ वो तुम्हें पढ़ाएंगे तो हम सोच सकते हैं। लेकिन शादी के लिए मेरी मम्मी बोल रही थी कि मुझे अंदर से हाँ नहीं आ रही है कि ये जो एकदम सडनली सब कुछ हो रहा है, ये लोग सर पे बैठ रहे हैं, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। सेम थिंग मुझे मेरे साथ भी हो रही थी। लेकिन आप समझ सकते हो मैं 20 साल की थी और मेरे सामने एक लड़का ला के रख दिया है और मुझे बोला गया है कि ये तुमको देखने आ रहे हैं। मुझे मेंटली ऐसे प्रिपेयर किया है और वो मुझे बहुत खुश रखेगा। मेरी सारी इच्छा है, मतलब पढ़ना लिखना, पहनना, घूमना, सेट होना, सब कुछ। वो भी इतने ऐसे ही फ्री माइंड है, ओपन माइंड है। वो
तैयार है उसके लिए, तभी हम लोग रिश्ता लेके आए हैं। तो आप समझ सकते हो कि क्या होगा। 2 दिन के बाद हमको पता चलता है कि वो लड़का नहीं है। जिसकी शादी की बात कर रही है वो 2000 किलोमीटर दूर बैठा है, कहीं बैंगलोर से आगे की सिटी है वहाँ पे, लेकिन हमको बताया जाता है कि बैंगलोर सिटी है। तुम तो बहुत नसीबदार हो, अहमदाबाद का इतना ओपन माइंडेड होता लड़का तो तुम्हारी वैसे भी तुम लकी हो, पर ये तो बैंगलोर में है। इतनी हाइपो मतलब उन्होंने सिचुएशन क्रिएट की थी सब कुछ, और वो बुढ़ा जाके मेरे हमारे यहाँ रिश्तेदारों के घर पे भी पहुंच गया है ये बोल के कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी उस लड़के से हो। तो सब लोगों का 1 बाय 1 मेरी मम्मी के ऊपर और हमारे घर पे आना जाना शुरू हुआ। तब वो लैंडलाइन फ़ोन थे, ठीक है, हमारे घर में। तो मेरी मम्मी से बात करने के लिए मेरे मामा, मेरे मासी और जो नज़दीक के लोग थे वो लोग आके, मेरे पापा सबसे छोटे थे रिश्ते में, तो सब लोग मेरी मम्मी को सवाल करे तुमने एकदम से अभी डेथ हुई है और अभी शादी का कैसे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मैं अगर शादी करूँगी ना तो सबसे छोटी मैं हूँ, मेरे पापा सबसे छोटे, और उसमें भी ये घर में भी बस सारे बच्चों में जितने भी रिश्तेदार हैं उनके सारे बच्चों में भी सबसे छोटी मैं थी। मेरे बाद मेरे मामा की लड़की थी, लेकिन वैसे देखो तो पूरे खानदान में सबसे छोटी मैं थी। तो मेरी मम्मी के ऊपर सब है ना वो गर्म हो रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं सवाल जवाब कि एकदम से कैसे तुमने डिसाइड कर दिया। मेरी मम्मी को कभी किसी ने डिसरिस्पेक्ट नहीं की और उस वक्त सब नाराज़ हो गए कि हमको बताया भी नहीं, हमसे पूछा भी नहीं। अगर कभी भी हमारे खानदान में क्या होता था कि अगर किसी का रिश्ता करना है तो हम सब लोग साथ में रिश्ता लेके जाते थे, मतलब हर घर से 4 या 5 घर से एक एक बंदा गया समझो, तो सबकी उसमें सहमति रहती थी, सबको पता रहता था, सब गाइड करते थे, सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे, सामने वाले के रिस्पेक्ट का ख्याल रखने के लिए भी हम लोग वहाँ पे हाजिर रहते थे, तैयार रहते थे। तो इस बार मेरी मम्मी के ऊपर सब लोग ऐसे नाराज़गी जता रहे हैं। मेरी मम्मी की कंडीशन ऑलरेडी डिप्रेशन में थी, वो इतना टूट रही थी, और मैं उस वक्त मेरी फीलिंग्स को इन लोगों ने छेड़ दिया था। मैं इतनी डेवस्टेटेड हो गई कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ऊपर से ये जो हमारे रिश्तेदार थे उन लोगों ने दिन बाय दिन उन लोगों ने भी इतना प्रेशर मम्मी पे डालना शुरू कर दिया कि मेरे पापा के जाने के बाद ये सब कुछ मेरी मम्मी कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो बुढ़ा जाके बोल रहा था कि मुझे शादी करनी, जबकि ना मैंने उसको देखा है ना उसके घर वालों को, मेरे सास ससुर, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने किसी को देखा ही नहीं है। गाइस एक बात बताना चाहती हूँ, ये जब बात कर रही हूँ तो 20 साल के बाद आज पहली बार मैं ये वीडियो पर खुद को एक्सप्रेस करना शुरू कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर मैं थोड़ी सी ओवर एक्सप्रेसिव हो जाती हूँ तो सॉरी। और ये वीडियो मैं यही पेंड करती हूँ और अगली बार बताऊँगी कि क्या हुआ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। डिफ़िकल्टी होती है मुझे अपलोड करने में भी, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है अभी, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पूरे वीडियोस देखना, अगर एडवर्टाइजमेंट आती है तो भी उसको स्किप मत करना, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखना, सपोर्ट करना, कमेंट करना और लाइक करना। आपकी एक कमेंट है ना वो बहुत मीनिंग रखती है। कोई सवाल भी है तो आप प्लीज़ कमेंट कर लेना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी एक या दूसरे वीडियो में, कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं खुद बताना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।